Hello everyone. This is the first video of thermodynamics rapid revision notes. जैसा कि हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन, जो कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So firstly we will discuss about volume. We know 1 liter is equals to 1000 ml, and we can also write 1 ml as 1 centimeter cube. इसलिए हम 1000 ml को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. देन हम अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करें, तो जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो अगर आप 1 मीटर क्यूब में कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब. सो अगर हमें कैलकुलेट करना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जैसे इसे ट्रांसपोज करके 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है, तो अगर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करें तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 10⁻⁻6 प्लस 3 मीटर क्यूब, जो कि आएगा हमारे पास 10⁻⁻3 मीटर क्यूब. इस तरीके से हमारा ये रिलेशन आया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब. देन हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेका मीटर होता है. तो हम 1 मीटर के प्लेस में अगर ये 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर है, तो अगर 1 मीटर क्यूब करें हम तो 10⁻3 डेका मीटर क्यूब आएगा. और अगर 10⁻⁻3 कर दें मीटर क्यूब, तो 10⁻3 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 1 डेका मीटर क्यूब. मीन्स ओवरऑल अगर हम 1 लीटर हमारा 1 डेका मीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 ml हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. और जनरली हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि मीटर क्यूब एंड लीटर में कौन बड़ा है कौन छोटा. तो हमारा जो मीटर क्यूब होता है वो बड़ा होता है लीटर से. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस रिलेशन से देख सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब. सो अगर हम 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू लिखें तो हमारे पास आएगा 1000 लीटर. मीन्स हमारा जो मीटर क्यूब है वो हमारा बड़ा है लीटर से. देन हमारा मिलीलीटर. और एट एस टी पी मीन्स जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन. इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारा जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर. देन नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर. प्रेशर हमारा होता है 1 atm इज इक्वल्स टू 1.01325 बार. हम बार को कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल में, जो कि होता है 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल. सो हम इसको जस्ट बार में जो वैल्यू है उसको 10⁵ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वैल्यू पास्कल में मिल जाएगी. मीन्स 1 atm को अगर हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है तो हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1.01325 इंटू 10⁵ से. देन नेक्स्ट है 1 atm को हम जो टर या mmsg में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जो कि होता है 760 टर या फिर 760 mmsg. और देन हम पास्कल को न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन है एनर्जी. एनर्जी के हमारे पास वेरियस यूनिट्स है लाइक कैलोरी, जूल, बार, लीटर, इस तरीके से. तो हम 1 कैलोरी को 4.184 जूल लिख सकते हैं, जो कि ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन हमारे पास है 1 बार लीटर इज इक्वल्स टू 100 जूल एंड 1 atm लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल. ये 1 बार लीटर एंड 1 atm लीटर हमारा ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए हम कहीं कहीं पे ये दोनों को हम सेम यूनिट कंसिडर करके चलते हैं. देन 1 जूल को अगर हम किलो पास्कल और डेकामीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में लिखें तो हम 1 जूल हमारा इक्वल होता है 1 किलो पास्कल डेकामीटर क्यूब के. और किलो पास्कल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल में जस्ट मल्टीप्लाइंग बाई 1000. एंड डेकामीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें पता है रिलेशन 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 डेकामीटर क्यूब. देन हम इसको अगर केजी मीटर स्क्वायर में लिखें तो 1 जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. देन नेक्स्ट हमारे पास गैस कांस्टेंट. ये हमारा इसकी वैल्यू होती है जूल केल्विन इनवर्स में होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. और अगर बार लीटर में लिखें तो जस्ट हम इसको 0.08314
बार लीटर के केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगा, क्योंकि हमें पता है जूल और बार लीटर का रिलेशन जो कि 100 जूल का डिफरेंस होता है, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है 8.314 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.08314। देन नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जनरली हमें प्रोडक्ट रूल का यूज होता है, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है u एंड v, और अगर हम इसका प्रोडक्ट है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, सो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेरिएबल इनमें से कोई भी एक वेरिएबल को सामने रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। देन सिमिलरली जिससे पहले हमने डिफरेंशिएट किया था उससे बाहर करके जो पहले वाला है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देन हमारे पास एक रूल है यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल। इस रूल से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेरिएबल है z, जो कि हमारा फंक्शन है x एंड y का। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जो z है वेरिएबल, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट लेकर के। देन हम उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट लेकर के। सिमिलरली अगर पहले हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। मीन्स अगर हम इस दो तरीके से करने पे अगर हमें सेम वैल्यू मिल रही है तो हमारा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। मीन्स हमें ये चेक करना है कि हमारा जो कोई भी वेरिएबल है यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली अगर हमारे पास z है जो कि फंक्शन है x एंड y का, और अगर हमें इसका टोटल डिफरेंशियल लिखना है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, dz इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है y को कांस्टेंट लेकर के। देन हमने z को डिफरेंशिएट किया है y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेकर के। इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया और दोनों का एडिशन करके हम लिख सकते हैं कि dz के इक्वल होगा। और जो हमने फर्स्ट हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है जहाँ पे हमने y को कांस्टेंट लिया है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसे हम एज्यूम कर रहे हैं m, और जो हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और x को कांस्टेंट लिया है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज n। सो हम लिख सकते हैं m dx प्लस n dy। हमारा m क्या था, m था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट करके। अब हम इसलिए m को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेकर के। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, और अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो ये हमारा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का रूल, जो हमने यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल में देखा था वही सेम रूल है ये। देन नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल क्या है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल x, जो कि हमारा फंक्शन है y एंड z का। यहाँ पर जो x, y और z है तीनों हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम साइक्लिक रूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले से, जिसमें कि हमने पहले dx को dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, z को कांस्टेंट लिया है। देन y को डिफरेंशिएट किया z के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट लेकर के। देन हमने z को डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेकर इक्वल्स टू -1। देखिए जैसे कि हम फॉर्मूले से देख सकते हैं, अगर हमने x को डिफरेंशिएट किया है तो उसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और z को कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट रखेंगे। मीन्स हम देख सकते हैं कि हम इसमें क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है फॉलो कर रहा है साइक्लिक रूल, तो हमारा वैल्यू आएगा -1। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम x को डिफरेंशिएट करें z के रिस्पेक्ट में और y को कांस्टेंट लें, देन हम z को डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट रखें, एंड देन हम y को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में और z कांस्टेंट रखें। जैसे कि हमारे पास ये -1 था तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी 1। इस तरीके से हमारा कोई भी जो फंक्शन है साइक्लिक रूल फॉलो करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडियल गैस गिवन है और हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। ये हमारा गेट 2010 का क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि हमें पता है आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंशियल दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट डिफरेंशियल में हमें कैलकुलेट करना है, पी को हमें डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में वी को कांस्टेंट लेके।
तो सबसे पहले हम पी इज इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं nRT बाई वी। अगर हम पी को डिफ्रेंशिएट करें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, तो हमारा जैसे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और हमें पता है जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा बाहर आ जाता है, तो 1/b हमारा बाहर आ जाएगा। और एन भी हमारा कांस्टेंट है जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, और आर हमारा गैस कांस्टेंट है, इस कारण से एन और आर भी बाहर आ जाएगा। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी बाई डी टी, जो कि हमारे पास आएगा वैल्यू 1, तो हम इसे लिख सकते हैं एन आर बाई वी। देन नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल है, टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट किया है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे कि हमने पी का फॉर्मूला निकाला था, वैसे हम टी के लिए ट्रांसपोज करके फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, पी वी इक्वल्स टू एन आर। देन हम टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को हम बाहर कर सकते हैं, एन और आर हमारा कांस्टेंट है, हम इसे बाहर कर सकते हैं। देन हम डीवी बाई डीवी करेंगे, तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो हमारे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू आती है पी बाई एन आर। देन हमारे पास थर्ड टर्म है जिसमें हमें वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पी मीन्स प्रेशर, और टेम्परेचर हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है। सो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एन आर टी बाई पी। अब हम वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में विथ टेम्परेचर का कांस्टेंट, सो एन आर टी हमारा बाहर आ जाएगा और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर 1/p को। हम इसे फर्दर लिख सकते हैं एन आर टी बाई डेल पी, पी 1/p को हम पी इनवर्स लिख सकते हैं, और हमें फॉर्मूला पता है डिफ्रेंशिएशन का, अगर हमें कोई भी वेरिएबल है जिसे हम उसमें जो भी पावर है जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो पावर हमारा सामने आ जाता है और हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है n-1। सो इस ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी एन आर टी सो हमें वैल्यू मिलती है डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो है माइनस एन आर टी बाई पी स्क्वायर। अब हम ये तीनों वैल्यू को जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था उस पर पुट करेंगे और हमें वैल्यू निकालेंगे इसका सॉल्व करने पे हमें वैल्यू क्या आ रही है। तो इक्वेशन 1 से हमें जो वैल्यू मिल रही है फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है हमारे पास एन आर बाई वी। देन हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से जो वैल्यू मिल रही है हमें मिल रही है पी बाई एन आर, एंड थर्ड इक्वेशन से जो हमें वैल्यू मिल रही है वो है माइनस एन आर टी बाई पी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एन आर और एन आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पी एक कैंसिल हुआ और हमारे पास जो वैल्यू आई माइनस एन आर टी बाई पी वी। और हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो हम पी वी को एन आर टी लिख सकते हैं। देन से सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास -1, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसे सॉल्व करने पे आ रही है -1, मीन्स जो हमारा ये जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस हमारा साइक्लिक रूल फॉलो करता है, इससे हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से।